नमस्कार दर्शकों, काशी हलचल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको अलग-अलग तरह के न्यूज़ तो दिखाते हैं, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, चाहे कला के क्षेत्र से संबंधित हो। लेकिन इसमें हम उन मेहमानों से क्या मुलाकात कराते हैं जो कि बहुत ही छोटी उम्र में जिन्होंने सफलता की ऊँचाइयों को छुआ। आज मेरे साथ बॉम्बे से जुड़ रही हैं मेघना मिश्रा। ये एक ऐसा नाम है जिसने बड़ी छोटी उम्र में एक बहुत ऊंची छलांग लगाई है और ये बहुत गर्व की बात होती है जब कोई एक लड़की एक ऐसा बड़ा काम करती है। जी हाँ, ये वही मेघना मिश्रा हैं जिन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में फिल्म फेयर पाया अपने पहले ही फिल्म में। उस फिल्म का नाम था सीक्रेट सुपरस्टार। तो आइए आज हम मेघना से बात करते हैं उनके अब तक के जीवन की जो गाथा है, जो यात्रा है, उस विषय पे। मेघना नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका काशी हलचल में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेघना कैसा लगता है पहला ही फिल्म और गाने का हिट होना और आज से फिल्म फेयर जैसा प्रतिष्ठित अवार्ड पाना जो कि फिल्म जगत का, बॉलीवुड का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। कैसा फील कर मैं जब भी इस चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ लोगों को, सब मुझसे पूछते हैं कि अभी अब आप जब सोचती हैं पिछले सब चीज़ों को याद करके, तो क्या आपको फ़ील होता है? क्या आपको महसूस होता है जब आप वो सब याद करती हैं? तो मेरे पास सच में कहूँ तो मेरे पास शब्द नहीं रहते और मुझे बहुत खोजना पड़ता है कि मैं क्या कहूँ कि मैं अच्छे से उसको शब्दों में ढाल पाऊँ, अपनी जो मैं जो उस टाइम सोच रही थी। तो अगर कहूँ तो ये सब अब भी जब मैं उन सब पलों को याद करती हूँ तो बहुत मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो सब चीज़ें याद करती हूँ। क्योंकि जी, अम, कभी उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे फ़िल्म के भी प्रोसीजर्स के बारे में कुछ नहीं पता था और जी। पिक्चर होने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि मुझे यहाँ तक मुझे मतलब लोग मतलब मेरा नाम फ़िल्म फेयर के स्टेज पे बुलाया जाएगा भी। तो ये एक सपने से कम नहीं है, ये बहुत जी। ही बड़ी और मैं खुश हूँ कि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस की हूँ अपनी लाइफ़ में कभी न और कभी। ये सीक्रेट सब सब जी, बड़ों गुरुजनों के आशीर्वाद के थ्रू हुआ है, सबके बिना तो कुछ नहीं है सब। जी, सीक्रेट सुपरस्टार पिक्चर में भी ऐसा ही कुछ सीन है कि उसको ये पता नहीं रहता है कि उसको कोई अवार्ड मिलेगा और उसका जब नाम अनाउंस होता है और सेम वो चीज़ जब रियल ज़िंदगी में आपने फेस किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। बहुत छोटी उम्र में इस ऊँचाई तक पहुँचना एक वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ बात है। मेघना, हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपने किस उम्र से अपने संगीत की शिक्षा प्रारंभ की और किससे सीखना प्रारंभ किया? मैं अपने पिताजी श्री संजय मिश्रा जी से गाना सीखती हूँ, अभी भी सीखती हूँ और संगीत के मामले में मम्मी-पापा का जो इंटरप्शन था वो शुरू से ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था, वो कभी स्ट्रिक्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिस फ़ील्ड में मैं जाना चाहती हूँ उसमें मैं खुशी-खुशी जाऊँ और प्रोफ़ेशनली उसमें ही काम करूँ, भले ही वो म्यूज़िक ना हो। पर क्योंकि गले में भगवान की देन थी, सुर था इसलिए लोग काफ़ी प्रशंसा करते थे और एक बार तो मुझे लगता है कि पापा को उनके दोस्त ने शायद कहा था कि आप अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, आपकी बेटी को। तो पापा को लगा कि अरे मैं तो इसको रेगुलरली तो नहीं बिठाता पर अब से बिठाऊँगा क्योंकि लोगों को लगता है कि वो अंडर ट्रेनिंग है। तो अगर मैं उसको ट्रेनिंग दूँ, अगर मैं उसको शिक्षा दूँ इस म्यूज़िक के बारे में, तो ये निखर सकती है, ये टैलेंट जो है निखर सकती है। तो तब से मुझे लगता है मैं कुछ 9-10 साल की थी, तब से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, लेकिन मैं रेगुलर नहीं थी। मैं हुँ, पापा के क्लासेस भी होते थे, तो और स्कूल भी रहता था, सुबह का रहता था, शाम का ट्यूशन रहता था, तो उस चक्कर में हो नहीं पाता था और पर ये जब फ़िल्म है, मैं कहूँगी सीक्रेट सुपरस्टार एक बहुत बहुत एक बड़ा अनुभव ही नहीं, बहुत बड़ी एक मुझे ब्लेसिंग है क्योंकि इस फ़िल्म के वजह से मैं म्यूज़िक में और
इन डेप्थ जानने की जो लालसा है वो मेरी जगी इस फ़िल्म के बाद। तो ये मैं कहूँगी ये बहुत ज़रूरी था होना सीक्रेट सुपरस्टार शायद, क्योंकि इसके बाद मैं शायद उतनी उतनी बहुत जैसे एम्बिशियस नहीं थी कि मुझे म्यूज़िक ही करना है लाइफ़ में, कुछ कुछ था ही नहीं गोल मेरा। पर फ़िल्म के बाद म्यूज़िक ही सब कुछ हो गया मेरा, तो ये ज़रूरी भी था। जी। कि डीपली जानने के लिए सीक्रेट सुपरस्टार एक माध्यम बना कि संगीत को गहराइयों तक अब जानने और समझने का मौका भी आपके पास है और उस उड़ान को उड़ने का जगह भी है। मेघना, अ, आपके नाना जो कि बनारस घराने के सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं, पंडित मदन मिश्र जी। जी। उनके संगीत का और आपके बाल्यकाल के जीवन पे कितना असर हुआ? क्योंकि एक होता है जब घरानेदार घर में कोई बच्चा रहता है, तो वो हर समय संगीत के सुरों को और तालों को और लय को सुनता रहता है, तो कुछ चीज़ें नेचुरली वो पा जाता है। कितना प्रभाव पड़ा आपके नाना जी का आपकी इस सांगीतिक यात्रा में? मेरे नाना जी अ, मैं कहूँ तो वो मुझे हमेशा मेरी नानी और नाना दोनों मुझे बहुत प्रेरित किए हैं बचपन से। जब जी, से मैं गाना शुरू की मुझे याद भी नहीं कब से मैं गाना स्टार्ट की थी। आई थिंक जब से बोलना स्टार्ट की थी तब से ही गुनगुनाना गाना सब धीरे-धीरे सुन-सुन के। तो नानी के घर पे जब ऐसे ही कुछ गैदरिंग होती थी या कुछ होता था, तो ज़ाहिर-सी बात है एक म्यूज़िकल फैमिली से ताल्लुक़ रखना और कोई गैदरिंग में म्यूज़िक ना होना तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो जभी भी कहीं भी कोई भी फ़ंक्शन होता था हमारे घर में, दिवाली हो गई, कुछ भी हो गया, तो बिना संगीत के वो अधूरा था। हुँ, तो संगीत तो होना ही है। तो उसमें और तो परिवार वालों ने मुझे मेरे नाना जी ने बहुत प्रेरित किया, मुझे हमेशा आगे रखा कि नहीं तुम ये गाओ, मैं बजाती हूँ तुम्हारे साथ या मामा जी मेरे बजाएँगे या कोई बजा तुम गाना ज़रूर, ये गाना, वो गाना। तो बहुत अच्छा लगता है कि घर से इतना सपोर्ट मुझे है जी, और जैसा आपने कहा कि म्यूज़िकल घराने से बिलॉन्ग करना तो ब्लड में तो होता ही है और मम्मी-पापा दोनों म्यूज़िक में ही थे, बचपन से ही घर में कभी भी ऐसा नहीं था कि गाना नहीं है। जब नहीं रहते थे पापा जब शोज़-वोज़ करने जाते थे तो मम्मी कुछ कैसेट लगा देती थी, लता जी के पुराने गाने, कुमार गंधर्व जी के पुराने गाने, भीमसेन जोशी जी, उस्ताद आमिर खान जी, ऐसे-ऐसे वो सुनती रहती थीं। तो शायद वो कान में पड़ते-पड़ते बचपन से ही उस चीज़ में रहते-रहते शायद वो एक पकड़ आ जाती है, जी। तो वही कहूँगी। नहीं, वो ज़रूर आता है क्योंकि जब एक इन्फ्लुएंस में हम रहते हैं, तो ज़रूर कहीं न कहीं उसका असर हमारे पूरे के पूरे पर्सनैलिटी पर होता है। मेघना, आप एक क्लासिकल के हैं, अगर मैं बात करूँ तो जो आपके पिताजी हैं संजय जी, वो क्लासिकल भी गाते हैं, लाइट म्यूज़िक भी गाते हैं। आपके नाना जी एक बनारस घराने के एक्सपोनेंट हैं तबले में। और अगर मैं पंडित राजन मिश्रा जी की बात करूँ, वो भी पंडित राजन मिश्रा जी भी, वो भी आपके रिलेटिव और उनके भी गाने आप सुनती रहती। तो ये क्लासिकल से ये जो बॉलीवुड के तरफ जाने का जो क्या आपने सोचा था कि बॉलीवुड में जाएँगे या क्लासिकल में अपना करियर बनाएँगे, मौका ऐसा होगा या ये इंसिडेंटली हो गया, मतलब एक्सीडेंटली एक चीज़ हो गया, अकस्मात ऐसा हो गया कि बॉलीवुड में एंट्री हो गया? एक्चुअली मुझे सच में मैं कहूँ तो मुझे बॉलीवुड का कुछ नहीं पता था कि इवन फ़िल्म के पहले भी जस्ट पहले भी फ़िल्म में जाने के बाद तो पता ही चल गया था कि क्या चीज़ें होती, कैसे होता है, सेट कैसे होता है, सब कुछ। उसके पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे होता है, सिंगर कैसे गाती हैं ये। पर पापा की ट्रेनिंग ऐसी रही मेरे मेरे लिए मतलब जी, सबके लिए ही उनकी ऐसे एकदम मैं क्या कहूँ वो सिर्फ़ गाना ही नहीं सिखाते हैं, वो वोकल टेक्नीक, वोकल मॉड्यूलेशन, माइक्रोफ़ोनिक टेक्नीक्स भी सिखाते हैं कि माइक्रोफ़ोन में कैसे तो वो काफ़ी मुझे काम आना ही था। तो अ, वो ऐसा नहीं था कि क्लासिकल ही क्लासिकल था। हमें वो हुँ, कुछ लाइट कोई पुराना गाना लता जी का लेकर उसमें जो हरकतें हैं, उस चीज़ को समझाना, ताकि क्लासिकल और लाइट दोनों मेंटेन रहे।
जब जी। मैं लाइट गाऊँ तो लगे कि ये इसमें प्रोफ़ेशनल है, जब मैं क्लासिकल गाऊँ तो उसमें प्रोफ़ेशनल, कभी ग़ज़ल गाऊँ तो उसमें लगे कि यही हुँ, गाती है। तो जी। एक वर्सेटैलिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी। हुँ, अब क्लासिकल की बात रही तो मैं कहूँगी कि क्लासिकल से बॉलीवुड नहीं था, बॉलीवुड से अभी क्लासिकल हो चुका है काफ़ी, क्योंकि अब फ़िल्म के बाद ही मैं बहुत सीरियस हुई हूँ म्यूज़िक के लिए। और म्यूज़िक में क्लासिकल ही है जो आप सीखते हैं, जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और हर वो चीज़ आगे क्लास और कुछ है ही नहीं। तो जी। वही वही सब अभी तो वही चल रहा है। मेघना, आपको जब पहला फ़िल्म सीक्रेट सुपरस्टार का गाना मिला, तो ये कैसे मिला? इस घटना को हम जानना चाहेंगे। ये कैसे आप खान साहब से कैसे मुलाकात हुई? सारा कुछ आप मुझे बताएँ। अ, अगर मैं घर से अगर मैं कहूँ तो कभी अप्रोच नहीं रहा कि हुँ, पापा-मम्मी कभी मुझे लेकर बाहर नहीं गए कि ये गाती है, इसको कभी रियलिटी शो में भी कभी उन्होंने वो नहीं किया कि इसको भेज दें, पार्टिसिपेट करवा दें। जी। अम, एक्चुअली आई थिंक ये मैं इसको बहुत बड़ा लक मानती हूँ, एक्चुअली इसमें मेरा कुछ देन ही नहीं है। ये सब हुँ, लक की बात थी, उस टाइम लक ने साथ दे दिया था, तो ऐसे लोग मिल गए थे अच्छे, इतने भले लोग मिल गए थे। तो मैं जब 10 साल की थी, 11 साल की थी, तो मैंने एक मराठी फ़िल्म में गाया था। उसकी अच्छा। फ़िल्म का नाम था विट्टी दांडू, जिसका हिंदी में अर्थ है गिल्ली डंडा। और अच्छा। वो एक पैट्रियोटिक फ़िल्म है। हुँ, तो उनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर संतोष मुलेकर अंकल, तो हुँ, उनका हमारे साथ काफ़ी अच्छा उसके साथ उनके साथ संबंध हो गया था। तो उसके बाद डायरेक्टली उनका कॉल काफ़ी साल बाद आई गेस 2016 में आया था, फ़ेब में आया था, मार्च में आया था आई गेस। तब मैं 9th का फाइनल एग्ज़ाम्स दे रही थी। तो हुँ, उस टाइम उनका कॉल मम्मी को आया था और अचानक बातें हुई ऐसे। तो उन्होंने मेरी एज पूछी कि मेघना कितने साल की होने वाली है? तो उन्होंने कहा कि जुलाई में 15 की हो जाएगी वो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, शायद आपको एक कॉल आए, वो हुँ, मेघना की आवाज़ माँगे। तो ये सब चीज़ होता रहता था, पर हम लोग थोड़ा कंसर्न थे कि क्या हुँ, होगा? कहीं हुँ, इस चीज़ को कहीं और ना यूज़ करें, तो ऐसे से डिस्कशन और कॉल आया। तो उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई, उन्होंने कहा कि आपको किसी का रेफ़रेंस मिला होगा, हमें मेघना की आवाज़ चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो जी। उनको मैंने ऑडियो किया और एक यूट्यूब का लिंक भेज दिया। तो उसके बाद कुछ घंटों बाद उनका मुझे एड्रेस आया कि आप इस एड्रेस पे इस दिन पहुँच जाइएगा। हुँ, तो मैं और पापा गए उस एड्रेस पे, तब वही जो जिन्होंने कॉल किया था वो हमें मिले और उन्होंने कहा कि मैं अमित त्रिवेदी जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनका असिस्टेंट हूँ। तो अच्छा। मैंने कहा अच्छा तो आपने कॉल किया था। तो हमें कुछ पता नहीं था कि वो अमित त्रिवेदी सर के क्योंकि उनको कुछ नहीं बताना था। सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना था। फ़िल्म ग्रेट था। बहुत ही हाँ जी, सब कुछ सीक्रेट था। स्पेशली सिंगर और एक्टर, क्योंकि हुँ, आमिर खान सर जो थे, उनका ये मानना था, उनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि इस फ़िल्म में हम कोई नई आवाज़ लेंगे। हुँ, कोई इसलिए पहले ही ना पता चल जाए कि हुँ, अरे अच्छा ये थी, क्योंकि हुँ, एकदम नई होनी चाहिए, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये थी भी कभी इंडस्ट्री से कुछ। तो उन्होंने वही स्टूडियो में फिर अमित त्रिवेदी सर से मुलाकात हुई और फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे है, हमने आपको एज़ अ सिंगर चूज़ किया है। आई थिंक 30 ऑडिशंस लिए थे हमने, व्हाट्सएप पे ही लिए थे, 30 लड़कियों के, उसमें से आप भी थी, तो आपने हमें वॉइस दिया और हमने और इनफैक्ट पूरी टीम ने आपको पसंद किया। तो हुँ, मेरे लिए ये सब पता नहीं मैं क्या कहूँ, मेरे लिए सबसे पहला रिएक्शन हमेशा कन्फ्यूज़िंग होता है। मैं हुँ, बहुत कन्फ्यूज़न में पड़ जाती हूँ, कभी कुछ ऐसे सरप्राइज़िंग सा होता है, चाहे अच्छा या बुरा कुछ भी हो। तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी और सेम पापा की भी हालत थी, क्योंकि क्योंकि कभी ये मौका ही नहीं मिला, इतना प्रोफ़ेशनली इस फ़ील्ड में कभी आए नहीं थे। हुँ, तो उन्होंने कहा कि आमिर खान जी ने आपकी वॉइस को काफ़ी पसंद किया था और वो चाहते कि उनकी अपकमिंग फ़िल्म आने वाली है, उसमें आप एज़ अ सिंगर आ जाएँ।
तो हम तो कन्फ्यूज़ हो गए थे कि अच्छा ये वही आमिर खान है जिनको हम लोग टीवी में देखते हैं और ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद जी, तो वही फ़िल्म के प्रोसेस सब हुए, हुँ, फिर कुछ फिर इस ये यात्रा शुरू हो गई। तरह जी। अ, तो जब रिकॉर्डिंग कर रही थीं उस समय क्या कुछ दिक्कत आया? क्योंकि पहली बार स्टूडियो में जाना, स्टूडियो को उस परफॉर्मेंस या जो आपके पिताजी ने आपको जिस तरह से गाइडेंस दिया था, वो काफ़ी काम आया वहाँ पे माइक्रोफ़ोन पे गाना और अपने आवाज़ को मॉड्यूल्स पे काम करना। ये एक्सपीरियंस रहा। अम, ज़ ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो भी टेक्निक्स पापा ने दिए थी या जो भी अ, माइक्रोफ़ोनिक जो भी आइडियाज़ जो होते हैं कि किस तरह, किस ढंग, क्योंकि हम बिना माइक्रोफ़ोन के जब गाते हैं और माइक्रोफ़ोन के साथ जब गाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और स्टूडियो में इतने सेंसिटिव माइक्रोफ़ोन होते हैं कि आपकी साँस तक वो बहुत कैच करते हैं। तो हुँ, कब साँस लेना है, कैसे की आवाज़ ना आए, एक भी शब्द में ब्लो ना आए, क्योंकि ब्लो आता है तो रीटेक होता है। और इस फ़िल्म की ख़ासियत ये थी कि इसमें से जो 2 गाना है मैं कौन हूँ और नचती फिरा, ये दोनों आमिर सर का ऐसा था, उनका डिमांड था कि ये 1 टेक में जो सिंगर है वो गाए। हुँ, क्योंकि फ़िल्म में जो ज़ायरा वसीम है, जो इंसिया का रोल प्ले कर रही है, उसने भी ऐसे शूटिंग तो वन टेक नहीं हो सकती, उसमें काफ़ी कट होते हैं, अलग डायरेक्शंस होते हैं। पर ऐसा इंसिया को देखा जाए तो वन टेक में गा रही है फ़िल्म में, एज़ अ फ़िल्म अगर हम उसको देखें, हुँ, तो वन टेक में दोनों गाना वन टेक में गा रही है। तो हम अगर सिंगर को वन टेक में गवाएँ, तो ये और रियल लगेगा। तो ये दोनों गाना वन टेक है, इसमें कोई भी वो नहीं है। तो कुछ भी होता था तो रीटेक करना पड़ता है, जैसे पुराना था, तो हुँ, ये बहुत स्पेशल था मेरे लिए क्योंकि आजकल नहीं होता ऐसा, बहुत होगा भी तो बहुत रेयरली होगा। ये पुराने सिस्टम्स हैं एक्चुअली जो वन टेक की गायकी, और इंस्ट्रूमेंट्स भी वन टेक ही हुए हैं, जो कीबोर्डिस्ट हैं वो भी उन्होंने भी वन टेक ही रिकॉर्ड किया, ड्रमर भी वन टेक रिकॉर्डिंग। हुँ। तो सब सब बहुत ही स्पेशल था। और दिक्कतें तो ऐसे कुछ आई नहीं, गाने के मामले में तो नहीं आई। पर क्योंकि आमिर खान सर को तो हम सब परफेक्शनिस्ट मानते हैं, तो वो यस। लिरिक्स पे बहुत ध्यान दिए। एक्चुअली हमने बहुत समय बिताया उनके साथ, उनके बंगलो पर, सब गाने उनके बंगलो पर, आउट ऑफ बॉम्बे उनका बंगलो है, पंचगनी नाम का एक फार्म हाउस है उनका, बहुत सुंदर है। तो वहाँ पर हम 10-11 दिन थे, मैं मम्मी थी वहाँ पे। तो वहीं पर गाने बने, वहीं पर अप्रूव हुए गाने और फिर बॉम्बे आकर स्टूडियो में डब हुए। हुँ, तो जो समय हमने बिताया, जो मैंने देखा, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया आमिर सर के बारे में कि उनको इसलिए परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, क्योंकि एक-एक शब्द पे वो ध्यान देते हैं, हर एक सेंटेंस कि ये इसका क्या मतलब होता है, और ये अगर ये जो 16 साल की लड़की दिखाई है, तो ये कहीं बहुत बड़ा जैसा तो नहीं लग रहा है, ना कोई बचकाना भी तो नहीं लग रहा है। तो ये हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली समझ कर, देख-दाख कर, तो सिंगिंग गाने में बहुत कंट्रीब्यूशन रही है आमिर सर की। तो इतना सिंपल इतना फ्रेंडली माहौल था कि मुश्किल चीज़ भी आसान लग रही थी मेरे लिए। तो बॉम्बे आकर डब किया तो हो गया। हो गया और म्यूज़िक डायरेक्टर अमित जी के बारे में कुछ बताएँ, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा या कैसा उनके साथ काम करके कैसा लगा? उनके साथ काम करते-करते मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, जो हमेशा काम आएगा लाइफ में, और इस इंडस्ट्री में ही, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं तो बहुत नई हूँ इस चीज़ में, लेकिन वो काफ़ी सालों से बहुत फ़िल्म्स में वो म्यूज़िक दिए हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस है उनको, प्रोड्यूसर्स के साथ रहना, उनके फ़िल्म में कंट्रीब्यूट करना, डिस्कशंस करना। तो हुँ, वो चीज़ सीखने को बहुत मिली, उनका जो नज़रिया था, हर पर्सपेक्टिव था, जो हर सिचुएशन को देखना और हर एक गाने को लेना, रिकॉर्ड करवाना, जो सिंगर है उससे कैसे गवाना कि आप बहुत अच्छा गा रहे हो, बस एक और ये सब चीज़ें कि एक वो बहुत फ्रेंडली हैं वो अमित त्रिवेदी सर, और फ्रेंडली। से निकलवा लेता है चीज़ों को डीपली जी, गहराई तक।
जी, हाँ। जी। फ्रेंडली होने के साथ-साथ वो बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं अपने काम को लेकर, बहुत पैशनेट भी हैं। तो वही छोटी-छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते-करते मैंने काफ़ी कुछ सीखी है उनसे। मेघना, जब आप फ़िल्म फेयर अवार्ड्स गई थी और जब आपका नाम पुकारा गया, क्या था रिएक्शन? आप कहती हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाती हैं जब कुछ होता है। क्या था रिएक्शन? ऐसा तो कि अगल-बगल देखने लगी कोई और का नाम आ रहा है, ऐसा जी। तो कुछ हुआ था, बताइए? एक्चुअली फ़िल्म फेयर का क्या था कि 2018 में फ़िल्म फेयर जो था, उसमें मेरा एक परफ़ॉर्मेंस था। तो अच्छा। फ़िल्म फेयर में जो पूरी फ़िल्म फ्रेटर्निटी आती है, पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो उनके सामने आपको परफ़ॉर्मेंस करना है, अपना परफ़ॉर्म करना है, जो भी है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हर आर्टिस्ट को नहीं मौका मिलता और स्पेशली बिगिनर्स को नहीं मिलता, जो इस इंडस्ट्री में बिगिनर्स हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं इस फ्रेटर्निटी के सामने गिटार लेके मैं अपना गाना प्रस्तुत करने करने जा रही थी और मुझे पता चला कि मैं नॉमिनेटेड भी हूँ हुँ, प्लेबैक सिंगर में, फीमेल में। और ये बताया नहीं जाता, मुझे तो नहीं बताया था कि तुम्हें मिल रहा है या कुछ, मुझे कुछ नहीं पता था और ना मैं एक्सपेक्ट भी की थी। नॉमिनेशन अ, मेरा नॉमिनेट होना ही ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि श्रेया घोषाल जी, मोनाली ठाकुर जी, सुनिधि चौहान जी के साथ-साथ मेघना मिश्रा का भी नाम आना तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और परफ़ॉर्मेंस एक्चुअली मैं परफ़ॉर्मेंस को पहले प्रायोरिटाइज़ की थी कि परफ़ॉर्मेंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अवार्ड तो ठीक है, वो तो हो जाता है, उसको मैं बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी। पर मुझे याद है, हर चीज़ याद है उस दिन की। मेरा जब परफ़ॉर्मेंस हुआ, उसके बाद आई थिंक 2-4 परफ़ॉर्मेंस होने के बाद म मेल अम, मेल प्लेबैक सिंगर का अनाउंस हुआ, फिर फीमेल हुआ। तो मेरा परफ़ॉर्मेंस हुआ तो दूसरे दिन मेरा शो था अमित त्रिवेदी सर के साथ, वाराणसी में ही था एक्चुअली और सुबह निकलना था, तो मैंने कहा कि चलो निकलते हैं क्योंकि पैक-वैक करना है, सोना है। तो मेरी जो मैनेजर उस टाइम जो थी, उन्होंने कहा कि चल देख लेते हैं किसको मिलता है, तो नॉमिनेटेड है यार, तेरा भी मुँह आ जाएगा स्क्रीन पे भी, अच्छा ठीक है चलो बैठते हैं। तो फर्स्ट 2 रो पे मैं बैठी थी उनके साथ। और मैं कुछ नहीं, मैं तो घड़ी देख रही थी कि कब आए, कब मैं जाऊँ क्योंकि शो है दूसरे दिन, कुछ पैक-वैक नहीं और रात के 10-11 बज रहे थे और काफ़ी दूर था हमारे घर से। तो अ, मेल का अरिजीत सर ने लिया उस अवार्ड उनको मिला था और उसके बाद जब फीमेल आया, तो फिर जब इतने बड़े मंच पे आपका जब नाम अनाउंस किया जाता है, तो मुझे तो बहुत एक अजीब-सा फ़ील होता है क्योंकि अ, श्रेया घोषाल ये गाना, देन मेघना मिश्रा ये गाना, ये बहुत ही मेरे लिए एक ऐसे करंट सा लगता है। तो उम, एक कन्फ्यूज़्ड वाला स्माइल देना और फिर जब नाम अनाउंस हुआ मेरा, तो मैं बैठी थी ऐसे ही, काफ़ी सेकंड्स तक मैं ऐसे बैठी थी। मुझे लगा कि क्योंकि मेरा नाम है इसलिए मुझे भ्रम हुआ कि मेरा नाम ही पुकारा गया, ऐसा मुझे लगा। तो मेरी जो मैनेजर थी, वो मुझे बोली, "जा तेरा नाम लिया।" तो मुझे ऐसे झकझोरा, बोला कि जा तेरा ही नाम लिया, तेरा ही नाम लिया, जा तू, बैठी है यहाँ पर। तो मैं बोली, "अच्छा हाँ, मुझे तो जाना पड़ेगा लेने।" तो मैं गई। तो मैं आपको बताऊँ, वो जो सीट से लेकर स्टेज तक जब मैं चल रही थी, मेरे मम्मी-पापा वो दूसरे रो में बैठे थे। उनको देखी, उनको मैंने से क्योंकि पैर नहीं छू पाई क्योंकि पास में नहीं बैठे थे, काफ़ी दूर थे। तो उनको मैंने देखा और जो अम, क्या कहूँ, मैं बहुत रोकी थी खुद को कि स्टेज तक जाने तक कि रोना मत क्योंकि तू रो देगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि नर्वस भी बहुत होता है क्योंकि पहला अवार्ड था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था और स्पीच भी देना पड़ता है। तो इतनी मैं क्या कहूँ, मैं बहुत एम्बैरेस हो जाती हूँ जब वो चीज़ देखती हूँ वापस कि मैंने कितना क्या बोला था, क्यों बोला था? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है उस टाइम। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। हुँ, तो स्टेज से मम्मी-पापा को देखना, उनकी उनका जो रिएक्शन उनकी आ रहे थे। खुशी जी, उनकी हुँ, खुशी
में जो खुशी के पीछे जो रुला यू नो एक हाँ, प्रशंसा के आँसू। बहुत क्या बताऊँ मैं सच में बहुत सुंदर पल था वो और अ, कभी हुआ नहीं था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये तो और भी सोने पे सुहागा टाइप चीज़ हो ये जाती। एक मदर के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि जो शिक्षा दी गई, अगर वो शिक्षा किसी मुकाम तक पहुँचती है। मेघना, इसके फ़िल्म फेयर के अलावा और क्या-क्या अवार्ड्स आपको मिले अभी तक के आपके जीवन में? फ़िल्म फेयर के बाद मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड भी हुँ, मुझे मिला था और उसमें अपकमिंग फीमेल वोकलिस्ट का मुझे मिला था और उसके बाद पावर ब्रांड्स जर्नलिज्म अवार्ड भी मुझे मिला था और आईफा अवार्ड और फोर्ब्स 30 अंडर 30 के लिस्ट में मैं थी। जी। सब ये बड़े-बड़े सब लक माइलस्टोन चीज़ें आप बता रही हैं। बहुत छोटी उम्र में आपको इतने माइलस्टोन से रिलेटेड चीज़ें हो गई हैं। मेघना, जीवन कैरियर की शुरुआत ऐसे माइलस्टोन से होती है। तो जो जीवन के आगे के जो माइलस्टोन्स होते हैं वो काफ़ी ऊँचे हो जाते हैं। आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में फ़िल्म फेयर मिलना, आईफा में जाना और फोर्ब्स की सूची में आना, ये बड़ी चीज़ें हैं। आगे की क्या योजना है? ये उड़ान सीक्रेट सुपरस्टार की किस स्टार तक पहुँचने की उम्मीद आप लगा रही हैं और उसके लिए क्या करेंगी? अम फ़िल्म के बाद एक्चुअली मे मेरा शुरू से ऐसा है कि ना मैंने कभी अप्रोच किया ना मम्मी-पापा ने करवाया, ना उन्होंने किया। फ़िल्म के बाद भी कभी ऐसे खुद से कभी नहीं किसी से मिली हुँ, कि ऐसे-ऐसे मैंने गाया, आप मुझे इस फ़िल्म में दे दीजिए, चांस दे दीजिए या कुछ मैं काम कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। पर जो भी उसके बाद जो भी हुआ वो आया, उसके बाद आया। सीक्रेट सुपरस्टार के माध्यम से आया सब कुछ, जितना भी आया आज तक। अब जो फ्यूचर का जो है मेरा म्यूज़िक से रिलेटेड जो है, वो है कि मैं सीखूँ अच्छे से और जो एक्चुअल जो बॉलीवुड तो चलता ही रहेगा। हुँ, हुँ, अम, वो उस उसके बाद फ़िल्म के बाद जब एक मैनेजमेंट से मेरा जो एक टाई अप हुआ, जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट है, टीएम तारसिन मित्तल टैलेंट मैनेजमेंट, तो वो काफ़ी ना घरेलू है। हुँ, उनका उनकी भी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आर्टिस्ट को एज़ अ प्रोडक्ट खड़ा कर दे कि ये देखो ये हमारी आर्टिस्ट, ऐसा कुछ नहीं। लोग को आना है, अच्छे जेन्युइन म्यूज़िक डायरेक्टर्स आएँगे, वो आएँगे और हुँ, आर्टिस्ट सिलेक्ट करेंगे। तो ये मुझे अच्छा लगा काफ़ी। तो हुँ। उस चीज़ को भी मन में रखा है और वही चीज़ें हो भी रही हैं। धीरे-धीरे जो प्रोजेक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उसको अप्रूव कर लेती हूँ। और खुद से जो है वो मैं अभी सीख रही हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक सीख रही हूँ, उसको परफ़ॉर्म करना सीख रही हूँ धीरे-धीरे। तो मंज़िल तो क्लासिकल ही है, पर साथ ही साथ अगर बॉलीवुड में अच्छी चीज़ें चल रही हैं तो क्यों ना वो भी किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने कला संस्कृति क्लासिकल को और बॉलीवुड को दोनों को मेंटेन करके चलते हैं, एक पुल बनाते हैं, तो कहीं न कहीं हम अच्छी संगीत भी सुन पाएँगे और अपनी जो पीढ़ी है, जो आज की पीढ़ी है, उसको हम बता पाएँगे कि क्लासिकली बेस्ड अगर हम संगीत को सुनते हैं, तो वो संगीत कितना हमको प्रेरित करता है। तो मेघना, अंत में हम अब काशी हलचल के माध्यम से आप अपने व्यूअर्स को, बनारस शहर को, क्योंकि ये शहर भी आपका ही है, आप यहाँ से जुड़ी हुई हैं और पूरे विश्व के लोगों को क्या कहना चाहेंगी? क्या अपने संगीत की एक लाइन को गुनगुना के कुछ कहना चाहेंगी? ज़रूर मैं गाऊँगी। उससे पहले मैं ये कहूँगी कि जो भी प्यार और जितना भी एक्नॉलेजमेंट, जो भी रिस्पॉन्स मुझे आज तक आए और अभी भी जो आते रहते हैं, वो मुझे हमेशा ये महसूस दिलाते रहते हैं कि करना है कुछ और। मुझे इंस्पायर बहुत करते हैं वो सब चीज़ें और अम, वही रोज़-रोज़ धीरे-धीरे, तिनका-तिनका इंस्पायर होती रहती हूँ धीरे-धीरे और खुद में इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ जितना हो सके। क्योंकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है वो कितना भी एक मनुष्य चाहे तो अपनी
एक बर्थ में तो कभी हो ही नहीं पाएगा और दूसरे बर्थ में भी पिछले बर्थ का याद तो नहीं रहता, तो शुरू से ही करना पड़ेगा। जी, तो एक अथाह सागर है म्यूज़िक, उसको 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, एक कुआँ कलेक्ट कर पाएँगे, पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ को जितना हम कर पाएँ, जितना समय दे पाएँ, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो समय और परिश्रम माँगती है, हुँ, वही हमारा कर्तव्य कि हम उसको दें और उनसे कुछ प्राप्त करें। तो जो भी लोग हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, उनको मैं यही प्रार्थना करती हूँ, प्रणाम मेरा हमेशा रहता है कि ऐसे ही आप आशीर्वाद हमेशा मुझे देते रहें, जिससे मैं और प्रेरित हूँ और पॉज़िटिविटी आए और पैशन बढ़े मेरा और मैं म्यूज़िक कर पाऊँ। अंत में अब आप 1-2 हाँ, लाइन दें। नजदीं फिराका मैं एक स्थाई जो है वो सुना लेती हूँ। थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद मेघना, हम सब की शुभकामनाएँ आपके साथ है। मैं बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा से यही दुआ करता हूँ कि चूँकि आप बनारस शहर से भी जुड़ी हुई हैं, आपका यहाँ भी एक घर है और आपके बहुत से रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो हम सब के आशीर्वाद और शुभकामनाएँ आपके साथ है। आप बहुत छोटी उम्र में एक एम्बेसडर हैं, खासकर लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी कि बहुत छोटी उम्र में अगर कोई अपनी लंबी छलांग लगाता है, वो ईश्वर की ही कृपा होती है। ईश्वर कुछ लोगों को ऐसा आशीर्वाद देते हैं, जिनके माध्यम से वो अपना कार्य कराते हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सबका आशीर्वाद आपको लगे और आप सुरों की दुनिया में नित्य नए पायदान चढ़ती रहें, सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुँचे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।